उच्च जाति के शिक्षक आदिवासी के बच्चों को क्लास में आंख में आंख देकर डराते हैं, कहते हैं तो पढ़े नहीं रे तो फलना के बचवा तो पढ़ भी भाग यहाँ से बप्पा पढ़ ले हो। चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लक्ष्मण यादव को? बिल्कुल लड़ना चाहिए, आपको भी लड़ना चाहिए, हमको भी लड़ना चाहिए। अब लक्ष्मण यादव जी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्वर्णिम मौका। अन्ना आंदोलन में मैं सक्रिय रहा था, इसलिए मैं अन्ना आंदोलन के समय जो महाधोखेबाज लोग हैं उनके बारे में अच्छी तरह से मुझे धोखेबाज है। जितने लोगों ने उसके बाद सत्ता को संभाल लिया, मेरे जहन में जो आता है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब आते हैं। स्टालिन पीएम कैंडिडेट। बिल्कुल बहुजन समाज से आते हैं, क्रांतिकारी विचारधारा है, मनुवाद के खिलाफ बहुत कड़ा निर्णय ले सकते हैं और उनके व्यक्तिगत छवि और प्रशासनिक छवि भी लागू नहीं किए हैं। ईवीएम कैसे देखते हैं आप? अरे हम क्या देखते हैं, देश की 70% जनता आप इंटरव्यू लें वो कहेगी कि अब ईवीएम पे भरोसा नहीं है, हम क्या देंगे और आप क्या देखेंगे। लेकिन जरूरी है कि इस पर सहमति क्यों नहीं बन रही राजनीतिक दलों में, जब इससे सभी लोग पीड़ित हैं तो चुप्पी क्यों है। हमारे साथ है कॉमरेड उदयन राय और ये बात करेंगे आज लक्ष्मण यादव पर। स्वजातीय हैं लक्ष्मण यादव, बुरा नहीं मानिएगा, बतिया तो आई बहुजन है, कोई जात के हैं तभी ना आप बहुजन है। तो बहुत क्रांति करते हैं और समाज के लिए, लड़ाई के लिए, आंदोलन के लिए, शादी तक नहीं किए उदयन राय जी। अभी लक्ष्मण यादव और रितु सिंह के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट किए हैं आज। क्या कहिएगा लक्ष्मण यादव को? तो इंटरव्यू जो लिए विजेंद्र चौहान, उनके कॉलेज के, उनके विभाग के जो प्रभारी हैं, वो तक कह रहे कि हम माफी मांगते हैं कि हम लक्ष्मण यादव को फेल कर दिए। देखिए, पहले तो वेद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज़माने के बाद आपने मुझे मौका दिया है कि मैं जनता के बीच आ सकूं आपके माध्यम। आपने मुझे कॉमरेड के रूप में मेरा परिचय कराया, तो मेरी तरफ से लक्ष्मण जी को और नीतू जी को लाल सलाम मजबूती से। लक्ष्मण जी और नीतू जी। नीतू जी नए हैं उदयन भाई। अच्छा, रीतू जी ठीक है, रीतू जी को लाल सलाम। ठीक है, मेरा जो मानना है, हम लोग बहुत ज्यादा वैचारिक लोग हैं और इस देश में वामपंथ की कमजोरी से ही समाजवाद कमजोर हुआ और समाजवाद की कमजोरी से ही अलग अलग धाराएं खड़ी हो गई। लक्ष्मण यादव का एक मुद्दा नहीं है, लक्ष्मण यादव जी के पहले भी जब इतना ज्यादा हम मजबूत नहीं हुए थे तो मेरे घर परिवार के लोगों के साथ भी शिक्षा के विभाग में शोषण हुआ। आपके परिवार भी? बिल्कुल। जो भी शुरुआती दौर में आगे बढ़ने का कोशिश किया, उसको बहुजन है, पिछड़ा है, दलित है, उसके साथ बहुत ही बदसलूकी की गई। मैं इस बच्चे को इसके लिए उठाया हूँ क्योंकि मेरे नज़र में ये भी एक शोषित प्राणी है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि मेरे परिवार के लोग, मेरी सगी मौसी झारखंड में शिक्षिका थी, वो बताती थी कि स्कूल में, ये बात बहुत पुरानी है, 70-80 के दशक की बात है, हम लोग जब बच्चे होते थे, कि उच्च जाति के शिक्षक आदिवासी के बच्चों को क्लास में आंख में आंख देकर डराते हैं, कहते हैं तो पढ़े नहीं रे तो फलना के बचवा तो पढ़ भी भाग यहाँ से बप्पा पढ़ ले हो। ऐसे करके उन लोगों का मनोबल तोड़ा जाता था। एक बार बच्चा डर जाता था, उसके बाद उसके मोहल्ले के सारे बच्चे स्कूल आना छोड़ देते थे। आप सोचिए, ये एक लक्ष्मण यादव की बात नहीं है, सदियों से अभी तक हमें शिक्षित होने से रोका गया है। लक्ष्मण यादव जी के साथ तो मैं कहूँगा भले ही सिस्टम ने खराब बर्ताव किया, लेकिन एक ऐसा रास्ता खोला है देश के पूरे युवाओं के लिए कि आज लक्ष्मण यादव एक रैलिंग पॉइंट बन सकते हैं। कैसे? हाँ, मैं आप सवाल पूछिएगा, उसके पहले मैं जवाब दे दीजिए। उसका उत्तर ये होना था, ईंट का जवाब पत्थर, कि उनको जो छात्र छात्राएं पत्र लिख रहे हैं कि हम आहत हैं, आपके साथ ऐसा हुआ, आपका यह शिक्षक हमें नहीं मिलेगा। अरे जब तुमको लक्ष्मण यादव जैसा शिक्षक नहीं मिलेगा तो तुम यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, लक्ष्मण जी के साथ तुम सड़क पे आकर संघर्ष करो। पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। नहीं, पढ़ाई बर्बाद होगी। मैं बता दे रहा हूँ, आज जो माहौल है विश्वविद्यालयों का, कॉलेजों का, वो पढ़ाई का नहीं है, वो बर्बादी का माहौल है। आप हमसे पूछिए, कुछ लक्ष्मण यादव से आप पर्सनल इंटरव्यू लेकर देख लीजिए, क्या वाकई स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई हो रही है उसे किसी का ज्ञानवर्धन हो रहा है? अगर ऐसा होता तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बाढ़ नहीं लगती। हम शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ हैं और चूंकि सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया गया है कि एक लक्ष्मण यादव जैसा व्यक्ति हीरा के रूप में चमक रहा है। अब वैसे हीरों को एक साथ आना है और प्राइवेटाइजेशन जो है ये कहीं ना कहीं मनुवादियों के ही चाल पे चल रहा है, उन्हीं को मजबूत कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? हटा तो दिया गया है। अब लक्ष्मण यादव जी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्वर्णिम मौका। अब वो उनको सड़कों पर लगा देना चाहिए। देश की जवानी जो है, जो देश की जो 60% से ऊपर आबादी जो है, आपकी युवा आबादी है, उन सबको सड़क पर लाने की जरूरत है। बिना सड़क पर लाए छोटी छोटी मीटिंग करके हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लक्ष्मण यादव को? बिल्कुल लड़ना चाहिए, आपको भी लड़ना चाहिए, हमको भी लड़ना चाहिए। ये जो मीरा जी नेत्री बैठी हैं जिन्होंने आज सड़क पर संघर्ष किया, इनको लड़ना चाहिए, किसको नहीं लड़ना चाहिए? हम लोग ये काम करिए रहे, आप लोग बिल्कुल सही है।
तो जैसे सब फील्ड में आदमी रहना चाहिए तो उद्यम जी। बिल्कुल रहना चाहिए। हम लेकिन मैं ये भी एक बार और जोड़ दूं, जिस प्रकार हमारा नेतृत्व, बहुजन नेतृत्व आज बुढ़ा गया है, उसके अंदर कमजोरियां आ गई हैं, खामियां आ गई हैं। बहुत जरूरी है कि इस नेतृत्व को युवा शक्ति रिप्लेस कहाँ करे। चुनाव लड़े लक्ष्मण यादव? ये व्यक्तिगत सवाल है, उनसे पूछिए, हम कैसे बता दें? आप भी तो राय दीजिए ना। नहीं, 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 नहीं। यूपी बिहार ये वो खुद समझे। हाँ, उसके अलावा कहाँ तमिलनाडु से चुनाव लड़ेंगे? वो राहुल गांधी है क्या? यूपी की बिहार ये बोल दीजिए कि बिहार में लड़ेंगे तो हम खड़े रहेंगे। नहीं, नहीं, जहाँ कहें वहीं से लड़ें। आप यूपी के साथ में बिल्कुल रहूंगा मैं। मुझे करने जितना जाइएगा? बिल्कुल जाऊंगा। हो सकता है हम भी चुनाव लड़े तो फिर उनको भी बुलाएंगे प्रचार के लिए। हाँ, काहे नहीं होते? जी, जी। जिग्नेश मेवानी कैसे हाँ, नहीं, नहीं, तो हम दूसरे व्यक्तियों का नाम मत लीजिए, आप इस पे केंद्रित वो भी रहिए। तो कॉमरेडी विचारधारा वाले हैं, लाल सलाम जी, वाले। अगला सवाल करिए। हाँ, अगला सवाल ये है कि विवेक बिंद्रा है, वो नाम सुने हैं उनका? देखिए, ये सारे कॉर्पोरेट पूंजीवादी जगत के लोग हैं, इनके बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। एक लाइन बता देते हैं, अभी बोले आप- हैं ना आप- कि शूद्र को बिल्कुल तवलीन सिंह ने का भी नाम आ रहा है, उनका भी आ रहा है। ये सब लोकप्रिय होने के लिए कुछ न कुछ बोल देते हैं। अच्छा। एक और मोटिवेशनल स्पीकर थे खेड़ा करके, हाँ, शिव वो खेड़ा। एक नंबर का, ये लोग एक नंबर के अज्ञानी मूर्ख लोग थे। शुरुआती दौर में कुछ जान गए, सीख गए, अच्छा बोलना जान गए, तो ये लोगों को गुमराह करने का काम करने लगे। इनके साथ हमको न तो इनके बारे में कुछ बोलना है, न समझना है। इसको इग्नोर कर दीजिए। आप उसको चर्चा का विषय बनाएंगे, नहीं, शूद्र के खिलाफ बोले हैं। बखने दीजिए, आप उसको प्रोमिनेंस मत दीजिए। ये लोकप्रिय होने के लिए हमारे लोग 50-50 हजार रुपया उनको देते हैं। हाँ, इसको बंद करवाइए। हाँ, तो जैसे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो आदमी डिमोटिवेट करने का हाँ। काम करता है। जैसे वो बड़ा business.com चलाते हैं जी। और हमारे बहुजन से 50-50 हजार रुपया लेते हैं और कहते हैं मैं बिजनेस लीडर बना दूंगा, और भाषण में कहते हैं कि बहुजन जो शूद्र है वो लीडर बनी नहीं। अगर हमारे लोगों के बीच में समाजवादी विचार रहता तो कोई भी बिजनेस लीडर बनने की बात नहीं करता। आज बिजनेस लीडर वाला कॉन्सेप्ट भी कॉर्पोरेटवाद मनुवाद ने लाया है। और आप क्या सोच रहे हैं कि इस देश में कोई बिजनेस लीडर बनेगा या बिजनेस का कोई माहौल वैसा है? इस देश में कॉर्पोरेटवादी व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जा रही है। मैं अपने विचारधारा से अडिग नहीं हो सकता, डिग नहीं अच्छा, सकता। एगो चीज बताइए, प्रधानमंत्री को उम्मीदवार के तौर पर खड़गे जी का नाम ममता बनर्जी आगे की हैं, केजरीवाल समर्थन किए हैं। मैं ममता बनर्जी और केजरीवाल जी के किसी भी राय से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये लोग महा अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं और इनकी कही हुई बातों का तो मैं कोई उसका संज्ञान भी नहीं लूंगा। आपने देख चुका है दोनों का पॉलिटिकल कैरियर, ये किसकी तरफ कब जाएंगे इनकी अपनी कोई विचारधारा भी नहीं है। ये स्वार्थी लोग हैं। एक तो कहते हैं बीजेपी का बी टीम है, आम आदमी नहीं, पार्टी नहीं, मैं तो अन्ना आंदोलन में मैं सक्रिय रहा था, इसलिए मैं अन्ना आंदोलन के समय जो महा धोखेबाज लोग हैं उनके बारे में अच्छी तरह से मुझे ये अच्छा धोखेबाज हैं। जितने लोगों ने उसके बाद सत्ता को संभाल लिया और उसके बाद आज तक केजरीवाल जी जो कर सकते थे दिल्ली में उन्होंने नहीं किया। क्या लोकपाल बहाल किए उन्होंने? 4-5 को स्कूल दिखावे के लिए बना दिए, उसी को दिखा। दिल्ली का लोगों, ये मैं बता दूं, दिल्ली का जो शिक्षण माहौल है वो भारत का श्रेष्ठ माहौल है। वहाँ पे शिक्षा पर हमेशा बहुत ज़्यादा सरकार खर्चा करते रही। वहाँ के सरकारी स्कूल हमेशा से बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कुछ जगह स्विमिंग पूल बना दिया, कुछ जगह एसी लगा दिया, कुछ जगह खूब अच्छे पर्दे लगा दिए, कुछ जगह टेबल चेयर बढ़ाने लगा दिया और कहने लगे कि अपने नए स्कूल कितने खोले। और दिल्ली में पूरे देश से माइग्रेशन होता है, बिहार के सबसे ज़्यादा गरीब वहीं जाते हैं। क्या आपने नए स्कूल खोले, छात्रों की संख्या बढ़ाई, और वहाँ पे जो स्लम में रहने वाले हैं उन लोगों से पूछिए आप कितने खुश क्या हैं? होना चाहिए पीएम कैंडिडेट? अब ये मैं कैसे उदयन बताऊं? राय है, आप लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। नहीं, नहीं, अभी बड़ा कहना मुश्किल है। अगर आप एक सामयिक समुचित पूरे देश की बात करें, देश के हित की बात करें, एकता की बात करें, तो मैं अभी सबसे बेहतर आदमी हर क्षेत्र को मिला करके, हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को कंसिडर करके मेरे जहन में जो आता है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब आते हैं। स्टालिन पीएम कैंडिडेट? बिल्कुल, क्योंकि तमिलनाडु एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, सुदूर दक्षिण है। दक्षिण भारत को उस तरह से आज तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। बहुजन समाज से आते हैं, क्रांतिकारी विचारधारा है, मनुवाद के खिलाफ बहुत कड़ा निर्णय ले सकते हैं और उनके व्यक्तिगत छवि और प्रशासनिक छवि भी अति ईडब्ल्यूएस उत्तम है। लागू नहीं किए हैं उसके वो तो एक चीज़ है, उसके अलावा भी मैं उनको कई मायनों में सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं, वो तो एक जातिवादी मुद्दा बन जाता है। ईडब्ल्यूएस जी, उसके अलावा भी उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है और वो एक मिडिल लेवल के, अभी जैसे गुमराह किया जा रहा है कि दलित प्रधानमंत्री हो, ये सब गुमराह करने वाले मुद्दे हैं। लोकप्रियता आपने देखा कि, अच्छा छोड़िए, एगो बात बता, हाँ। ईवीएम कैसे देखते हैं आप? अरे हम क्या देखते हैं, देश की 70% जनता, आप इंटरव्यू लें, वो कहेगी कि अब ईवीएम पे भरोसा नहीं है। हम क्या देंगे और आप क्या देखेंगे? लेकिन जरूरी है कि इस पर सहमति क्यों नहीं बन रही राजनीतिक दलों में? जब इससे सभी लोग पीड़ित हैं तो चुप्पी क्यों है? और कुछ बोलना है उदयन जी?
बड़े दिन बाद मिले हैं। एक समय था जब मोबाइल में 2G 3G था, उस समय जी। उदयन जी खूब फेसबुक पे लिखते अगर थे। आपके जरिए कोई संदेश, जी हाँ, मैं लिखता था, बाद में लिखना कम हो गया। अगर मेरे आपके माध्यम से मैं जनता को संदेश देना चाहूँगा, युवाओं को संदेश देना चाहूँगा, तो अभी सबसे जो हमेशा मैं बतौर शिक्षक भी यही कहता था, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चरित्र निर्माण की और चरित्र पर टिके रहने की। इसमें कमजोरी आते ही हर चीज़ कमज़ोर हो जाती है, और कमज़ोर नेतृत्व का सबसे बड़ा कारण है चारित्रिक खामी। इसमें हमारे युवाओं को भटकाने में वर्तमान व्यवस्था बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, क्योंकि वही नहीं चाहती कि युवाओं से नेतृत्व आए। चलिए, पूरी बातचीत कैसी लगी और कुछ सुनना नहीं बोलना? बिल्कुल, आपका धन्यवाद दे रहे हैं और आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपका चैनल और आप बराबर तरक्की करें। चलिए, तो पूरी बातचीत कैसी लगी उदयन राय जी से लक्ष्मण यादव को लेकर और बाकी मुद्दों पर? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पर देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर में घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।